ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म बॉर्डर का ये शॉट तो आपने देखा ही होगा, जहां फिल्म के क्लाइमेक्स में जैकी श्रॉफ का हंटर जेट लास्ट मिनट एंट्री लेकर लॉन्गे वाला बैटल के आउटकम को एकदम से बदल देता है। ठीक ऐसे 2017 में आई डंकर्क फिल्म के इस शॉट को देखिए, जहां रॉयल एयरफोर्स का सुपर मरीन स्पिटफायर मार्क 1 एयरक्राफ्ट वर्ल्ड वॉर 2 के मोस्ट मिरेकुलस इवैक्यूएशन प्लान को पॉसिबल बना देता है। और ये दोनों ही मूवी शो करती हैं फिल्में कुछ और नहीं बल्कि असल जिंदगी का आईना होती है, क्योंकि बीते 100 सालों में दुनिया भर में हुई कई महत्वपूर्ण जंगों का फैसला जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की ऊंचाइयों पर तय हुआ है। इसलिए दुनिया के सभी पावरफुल देश नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, वॉरहेड्स और प्रोटेक्टिव डोम्स डेवलप करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। और इन्हीं देशों में हमारा भारत भी है, जो अपने लार्जर स्ट्रेटेजिक विजन को ध्यान में रखते हुए 15,000 करोड़ के मैसिव बजट वाले एक ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एएमका, जो एक 5th जनरेशन मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे डीआरडीओ की एसोसिएट एजेंसी एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एयरक्राफ्ट दुनिया के टॉप फाइटर जेट्स में से एक होगा, क्योंकि 2.15 मैक की टॉप स्पीड इस एयरक्राफ्ट को दुनिया के उन चुनिंदा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में से एक बनाएगी जो महज 1 घंटे में 2500 किलोमीटर ज्यादा की दूरी तय करने की क्षमता रखती है। 1620 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज एएमका को वो लिवरेज प्रोवाइड करेगी, जिसके जरिए एयरक्राफ्ट बिना फॉरवर्ड बेसिस पर डिपेंडेंट हुए लंबे समय तक कंटेस्टेड जोन्स में ऑपरेट कर सकेगा। साथ ही जेट स्टील्थ इनेबल्ड डीप स्ट्राइक्स और नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन जैसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को भी पूरा करने में कैपेबल होगा। एज पर द रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऐसा करने के लिए 3 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर चुकी है, जिनमें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो और भारत फोर्ज शामिल है। इन्हीं में से कोई एक कंपनी अगले 3 महीनों में फाइनल बिड जीतकर भारत के मोस्ट एम्बिशियस फाइटर जेट प्रोजेक्ट यानी एमका प्रोजेक्ट की बागडोर संभालेगी। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस एचएएल के पास 80 साल से भी ज्यादा का एरोस्पेस एक्सपीरियंस है, जिसने तेजस जैसे कई स्मार्ट फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में ऐड किए हैं, उसे हटाकर एमका प्रोजेक्ट्स ऐसी कंपनीज को दिया जा रहा है जिनके पास फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग का ऑलमोस्ट जीरो एक्सपीरियंस है। क्या ये मूव गवर्नमेंट के किसी डिस्परेशन का नतीजा है, या फिर एचएएल को साइडलाइन करके भारत सरकार किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव करना चाहती है? वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। बस आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियोस को क्रिएट करने में काफी एफर्ट लगता है, सो हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, पिछले 60 सालों से एचएएल भारत का सबसे वाइटल डिफेंस इंस्टीट्यूट रहा है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में एचएएल ने न सिर्फ MiG-21, MiG-27, सेबकैट जगुआर, डोर्नियर 228 और Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट का लाइसेंस प्रोडक्शन भारत में पॉसिबल बनाया है, बल्कि अब एचएएल अपने दम पर फाइटर जेट्स की एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग को 100% भारत में बनाने की कोशिश कर रहा है। आप देखोगे तो अब तक एचएएल ने HF-24 मारुत और LCA तेजस मार्क 1 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडिजिनियसली डिजाइन किया है, और आज वो ध्रुव, लांसर और चेतक जैसे एयरक्राफ्ट्स को इंटरनेशनल कस्टमर्स को सप्लाई भी कर रहा है। इसलिए लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर क्यों अचानक एचएएल को एमका से बाहर किया जा रहा है। पर आप जब थोड़ा डीप जाकर समझोगे तब आपको समझ आएगा एचएएल को पूरे तरीके से एमका प्रोजेक्ट से नहीं हटाया गया है, बल्कि अभी उसे सिर्फ इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट स्टेज से बाहर रखा गया है। जिसका मतलब यह है कि फर्स्ट स्टेज में जो 5 AMCF प्रोटोटाइप्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और एक स्ट्रक्चरल स्पेसिमेन की जो टेस्टिंग होनी है, एचएएल को सिर्फ उससे बाहर रखा गया है। एचएएल के चेयरमैन डीके सुनील के अकॉर्डिंग ये स्टेप एचएएल और एमका की जर्नी के बीच माइनर बम्प है, जिसे सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर उठाया गया है। और ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर एचएएल इस प्रोडक्ट की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिड करे, जैसे वो MiG-21 से लेकर Su-30 MKI तक के मामले में कर चुका है। यानी यहाँ पर एक्यूरेट सवाल ये है कि एचएएल एमका के फर्स्ट स्टेज से बाहर क्यों हुआ है। देखिए, अभी तक ऐसा करने के 3 की फैक्टर सामने आए हैं। नंबर 1, एचएएल के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और उसकी सरप्लस बुक ऑर्डर। नंबर 2, एचएएल का ऑन पेपर डिस्क्वालिफिकेशंस। और नंबर 3, गवर्नमेंट का स्टेरिलाइजेशन एंड मोनोपोली वाला स्टेप। फॉर एग्जांपल, अभी एचएएल को 180 LCA तेजस मार्क 1 ए जेट्स इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने के साथ साथ 157 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की असेंबलिंग और लाइसेंस प्रोडक्शन के अंडर 12 नए Su-30 MKI मैन्युफैक्चर करने हैं। ऊपर से इसी महीने एचएएल ने रशियन कंपनी UAC के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके चलते करीब
100 SJ-100 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर उसकी बुक में और ऐड हो गया है। यानी HAL इतनी सारी जगहों पर एंगेज हो चुका है कि फिलहाल एमका पर फोकस करने के लिए उसके पास रिक्वायर्ड रिसोर्स ही नहीं है। इसलिए एमका जो भी अपने प्रोटोटाइप स्टेज में है, जहां इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नीड होती है, HAL उस स्टेज से अपने आप को बाहर रखकर अपने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज इसके लिए रिक्वायर्ड नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को अचीव करने में लगाना चाहता है। पर कुछ लोगों का मानना यह भी है कि HAL इस पूरे प्रोसेस से इसलिए भी बाहर हो गया है क्योंकि उसका रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आसान भाषा में समझें तो रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक रेशियो एक ऐसा टूल होता है जो हमें किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। ये रेशियो बताता है कि कोई कंपनी बिना नए ऑर्डर्स आए कितने समय तक रन कर सकती है। रेशियो जितना बड़ा, कंपनी का फ्यूचर उतना सिक्योर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 100 करोड़ है और उसकी बुक में 300 करोड़ के ऑर्डर्स पड़े हैं, तो उसका रेशियो हुआ 300/100 = 3। यानी कंपनी 3 साल तक बिना ऑर्डर लिए भी चल सकती है। और HAL के केस में उसके पास तेजस और Su-30 MKI जैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इसलिए उसका करंट रेशियो उसके एनुअल टर्नओवर का 8 टाइम्स हो गया है। क्योंकि अगर अभी आप HAL के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को देखोगे तो HAL को तेजस Mark 1 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करनी है, तेजस Mark 2 एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग करनी है और Sukhoi 30 MKI में अपग्रेड्स करना है। जिसमें तेजस Mark 1 के असेंबली लाइन में आए नए चेंजेस ने इस एयरक्राफ्ट के टाइमली कंप्लीटेशन को और मुश्किल बना दिया है। क्योंकि इनिशियली तेजस Mark 1 एयरक्राफ्ट में अमेरिकन कंपनी GE का F404 IN-20 इंजन इस्तेमाल होता था, लेकिन अब उसे इंडिजिनियसली भारत में डेवलप्ड कावेरी K9 इंजन से रिप्लेस किया जा रहा है, जिसके चलते HAL का फोकस तेजस सीरीज पर और बढ़ गया है। साथ ही HAL इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, LCA Mark 2 और कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज कर रहा है, जो ईयर 2032 में अपनी प्रोडक्शन साइकिल में एंटर करने वाले हैं। ऐसे में HAL का मानना है कि एमका जैसा हाई R&D डिपेंडेंट प्रोग्राम इन बाकी मेजर प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन को और डिले कर सकता है, जो HAL बिल्कुल नहीं चाहता, और इसीलिए उसने खुद को एमका के फर्स्ट स्टेज से बाहर कर लिया है। अब इसे अगर गवर्नमेंट के स्टेरिलाइजेशन एंड मोनोपोली वाले नजरिए से देखें तो हम सब जानते हैं HAL पिछले 8 दशकों से इंडियन एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स को डोमिनेट कर रहा है, जिससे उसकी ये डोमिनेंस एक तरह की मोनोपोली में कन्वर्ट होती जा रही है, जो लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर को एक्सपैंड नहीं होने देगी। ऐसे में गवर्नमेंट चाहती है जिस तरीके से इंडियन स्पेस प्रोग्राम में प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, कुछ उसी तरीके से इंडियन एरोस्पेस प्रोग्राम में भी नए प्राइवेट प्लेयर्स अपनी एक्सपर्टीज लेकर आए, ताकि सभी प्रोजेक्ट्स टाइम बाउंड मैनर में मैक्सिमम एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट हो। लेकिन क्या सच में प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा कर सकते हैं? आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, एमका को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा है उसे दूर करने के लिए अब तक 3 नाम सामने आए हैं। पहला टाटा, दूसरा लार्सन एंड टर्बो और तीसरा भारत फोर्ज। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि फिलहाल HAL ही भारत का वो इकलौता एंड टू एंड फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है जिसके पास एमका जैसे प्रोजेक्ट को हैंडल करने का रियल एक्सपीरियंस है, जबकि तीनों प्राइवेट कंपनीज एयरक्राफ्ट बिल्डिंग में ऑलमोस्ट 0 एक्सपीरियंस होल्ड करती हैं। इन तीनों में से सिर्फ TSL यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ही एक ऐसी कंपनी है जिसके पास एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा बहुत अनुभव है, जिसने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए एयरबस C295 को प्रोड्यूस किया था। पर सवाल यह है, क्या भारत अपने सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट की लीडरशिप इन कंपनीज को सौंप सकता है? देखिए, इसका एक लाइन में जवाब है हाँ, क्योंकि अब तक भारत के मैक्सिमम एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए HAL पर नहीं बल्कि ADA पर डिपेंडेंट रहे, जबकि HAL का रोल ज्यादातर फाइनल प्रोडक्शन के टाइम में ज्यादा रहा है। और क्योंकि ADA अभी भी एमका के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि HAL के हटने से एमका प्रोग्राम पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, बल्कि टाटा या भारत फोर्ज जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के आने से प्रोजेक्ट और भी ज्यादा एफिशिएंटली रन कर सकता है। यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि एमका भारत के बाकी एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जैसा नहीं है, क्योंकि यहां हम सुखोई या मिग की तरह पहले से अवेलेबल टेक्नोलॉजी को असेंबल नहीं करेंगे, बल्कि हमें खुद की नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी है, जो प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एमका अपने साथ इंजीनियरिंग के बहुत सारे लीनियर प्रॉब्लम्स भी लेकर आएगा। सो ऐसे में सवाल यह है कि ये प्राइवेट प्लेयर्स इतने लंबे समय तक इस प्रोजेक्ट की फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, और क्या वो टाइम बाउंड मैनर में इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन को हिट कर पाएंगे या नहीं। सिमिलरली HAL और प्राइवेट प्लेयर्स का डुअल इकोसिस्टम डिफेंस एक्सपर्ट्स की चिंताओं को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर सिचुएशन ऐसी रही तो जल्दी इंडियन एरोस्पेस सेक्टर में 2 पैरेलल सिस्टम चलेंगे। एक तरफ HAL जो तेजस को हैंडल करेगा और दूसरी तरफ प्राइवेट प्लेयर्स जो एमका को रन करेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों एंटिटीज एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ
भारत के एरोस्पेस प्रोग्राम को सीमलेसली आगे बढ़ा पाएंगे नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।